नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज पे। दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आप लोग के बीच हाजिर हूँ पर्यावरण पारिस्थितिकी के एक नए जानदार और शानदार टॉपिक के साथ। दोस्तों, पीसीएस की हर परीक्षा में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विगत प्रश्नों को आप देखेंगे या इसके बाद क्लास के बाद हम विगत प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि पर्यावरण परिस्थिति हमारे लिए कितना ही प्री और मेंस के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आगामी दिसंबर में जो परीक्षा हमारी पीसीएस 2026 की लगी हुई है, वर्तमान में पोस्टों की संख्या 500 है, लेकिन दोस्तों ये पोस्ट लगभग अगर आप देखेंगे तो ये पोस्ट कम से कम आपका 12 से 1500 या 1400 के आसपास सभी पोस्ट होने वाली है। तो आप एक बार अपनी तैयारी के साथ अच्छे से लग जाइए, जिससे आपकी परीक्षा है आप परीक्षा में कुछ अच्छा बेहतर कर पाएं और हम लोग भी आप लोग के साथ अच्छी तरह से जुड़ेंगे, अच्छे प्रश्नों के साथ, अच्छे क्लास के साथ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत है क्या, या इससे कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं, या बने हुए प्रश्नों के आधार पे ये बदलता हुआ जो पैटर्न है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पर्यावरण होता क्या है। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर आपसे पर्यावरण का संधि विच्छेद किया जाए तो दोस्तों क्या होता है, परि प्लस आवरण। यानी परि का होता है चारों तरफ, क्या होता है दोस्तों, चारों तरफ। अब चारों तरफ क्या है, आवरण यानी कि ढका हुआ। क्या हुआ, ढका हुआ। यानी चारों तरफ जो भी चीजें ढकी हुई हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं, जो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन्हीं से ही मिलकर हमारा बना होता है पर्यावरण। अब ढका हुआ क्या क्या है, उसमें जीवधारी और वनस्पतियों से ढके हुए हैं, मिले हुए हैं, जैविक और भौतिक चीजों से मिले हुए हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो अजैविक में देखा जाए आपका तो जल, वायु, मृदा, आपके सैल, खनिज, चट्टान, ये भी चीजें शामिल हो जाएंगी। जैविक तत्वों में देखेंगे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, छोटे से लेकर बड़े तक सभी शामिल होते हैं। या फिर दोस्तों मानव निर्मित जो भी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक वस्तुएं हैं, उसके अंतर्गत जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, उन्हीं से ही मिलकर हमारा क्या बना होता है, पर्यावरण बना होता है या इन्वायरमेंट बना होता है। एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। अगर पर्यावरण के घटकों की बात किया जाए तो जैविक और अजैविक दो ही घटक मात्र होते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से क्या होता है। अच्छा दोस्तों, प्राकृतिक की बात हमारे मन में, हमारे दिमाग में बार बार आता है। प्राकृतिक शब्द का तात्पर्य ऐसे समझिएगा, यानी प्राकृतिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होंगी जो मानव ना बनाए, यानी जो मानव के द्वारा ना बनाया गया हो, ना बनाया गया हो। अब बताइए आप, अगर आप वायुमंडल में देखेंगे, बादल की बात किया जाए, जल की बात किया जाए, या फिर स्थल मंडल की बात किया जाए, झील है, पर्वत है, पहाड़ है, ये सब मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक कहेंगे, नेचुरल, यानी जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता था। उसके अंतर्गत देखेंगे जितने, अब जल मंडल की बात किया जाए तो जल मंडल ये हो, जल मंडल के अंतर्गत जितने भी झील, सागर, समुद्र, ये सभी चीजें शामिल कर ली जाती हैं। स्थल मंडल में अगर दोस्तों अगर बात किया जाए तो जितने भी लेयर्स हैं, यानी क्षोभ मंडल से लेके आप देखेंगे बहिर्मंडल के बीच में जितने भी आपके भाग हैं, वो सभी के सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। स्थल मंडल में अगर आप देखेंगे तो पहाड़, पठार, चट्टान, सभी चीजें शामिल हो जाएंगी। जल मंडल में हमने आपको बताया है। तो इन सभी चीजों से दोस्तों क्या है, मिलकर बनाया गया जो एक होता है तंत्र, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण तंत्र के माध्यम से उसको जानते हैं। देखेंगे दोस्तों आगे हम, अगर आपसे कभी कहा जाए, पूछा जाएगा कि पर्यावरण होता क्या है, तो आप सीधा सीधा कहिएगा जीवित प्राणियों के तरफ, चारों तरफ, यानी जितने भी जीवित हैं उन प्राणियों के चारों तरफ पाए जाने वाले जो स्थान है, वस्तुएं हैं, या फिर प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, उन सभी को शामिल करके हम क्या कहते हैं, उनको पर्यावरण ही कहते हैं। पर्यावरण में दोस्तों शामिल क्या होती है, हमने आपको बताया कि भूमि, जल, वायु, पौधे और भौतिक और अजैविक, इन सभी चीजों को या फिर जितने भी सांस्कृतिक स्थल होते हैं, इनको मिलाकर ही इनको जोड़ा जाता है। हमने आपको संधि विच्छेद करके आपको बता ही दिया है। दोस्तों, एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ से हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में देखा जाता है, क्या कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या कहता है। ये कहता है कि किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक जो दशाएं होती हैं, उनके साथ अंतःक्रिया को शामिल करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहता है, जो कि बना कब, 1986 में बना। दोस्तों ये 1985 में अगर आप देखेंगे तो 1984 में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई,
जिसको आप लोग मिग के नाम से, एक मिग का रिसा हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उस समय उस घटना के बाद पर्यावरण के क्षेत्र में भूचाल आया और राजीव गांधी की सरकार के समय 1985 में क्या किया गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन कभी पुटअप किया जाए कि किस सरकार या किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में बनी, तो आप याद रखिएगा राजीव गांधी के समय में क्या हुआ दोस्तों कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। आप याद रखिएगा उसमें पीएम थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय दोस्तों क्या है ये बना। अगर इसका नाम बदल दिया गया आगे चल के, कब सरकार जो है वर्तमान में बीजेपी की सरकार जब बनी 2014 में दोस्तों, तो इस सरकार में इसका नाम जो है यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो गठन किया गया, उसी का नाम बाद आगे चल के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नाम रख दिया गया। और बाद में दोस्तों 1986 में से ईपीए यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। दोस्तों अगर पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमने परिभाषा आपको बता दिया गया, उसी के साथ साथ संबंधित हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्या आता है कि छाता विधान अधिनियम क्या है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। और आपके अगर आप देखा जाए तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन हमको कई बार मिला है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छाता विधान अधिनियम क्या है। एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप समझेंगे। हमारा ट्रिक ये है कि अगर आपसे पूछा जाए छाता विधान अधिनियम क्या है, तो आप बताइए दोस्तों छाते का काम क्या होता है। छाता कई काम करता है। क्या करता है, पहली बात तो हमको धूप से बचाता है। बारिश के समय भी क्या करते हैं हम लोग, उसका प्रयोग कर लेते हैं बारिश में, तो यानी धूप में उसका प्रयोग हो जाएगा, बारिश में हो जाएगा। या अगर आप देखेंगे शादी ब्याह का भी सीजन होता है, वहां पे भी कोई पर्सनल व्यक्ति होता है तो उसके लिए भी छाते का क्या करते हैं, काम दिखा देते हैं, वहां पे छाता लेके उसको प्रोटेक्शन के रूप में उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे छाते का कई काम होता है, तो दोस्तों यहाँ पे भी छाता विधान के अधिनियम के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। उन्हीं प्रदूषणों को शामिल कर लिया जाता है और उसको रखा गया क्या, छाता विधान अधिनियम। कौन कौन से प्रदूषण शामिल होते हैं, आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इन्हीं सभी प्रदूषणों को शामिल करने के कारण से ही, जैसे हमने कहा कि छाते का कई काम होता है, तो वहां में बहुत सारे प्रदूषण शामिल होते हैं, इसी कारण से उसका नाम दे दिया गया इसे भारत में क्या, छाता विधान अधिनियम। तो आप इसको याद रखिएगा कि छाता विधान अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे प्रदूषण को शामिल रखने की वजह से इसका प्रयोग भारत में क्या है, यानी इसका नाम जो दे दिया गया छाता विधान अधिनियम दे दिया गया। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण संबंधित जो प्रावधान होते हैं उससे बहुत सारे आर्टिकल भी आते हैं, तो कम से कम आपको मिनिमम 2 आर्टिकल तो याद ही रखने हैं। पहला कौन सा है, 48 का, यानी आप जब देखते हैं संविधान के हम राज्य के डीपीएसपी पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमारा 48 का आता है एक ये, और दूसरा कौन सा दोस्तों, 51 फर्स्ट का 6, यानी कि 51 ए का सब क्लास आपका 7 जो होता है उसको याद रखना है। ये 2 आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों आर्टिकलों में क्या क्या गया है, आर्टिकल 48 का जो आपका क है, ये कहता है कि किसी भी राज्य की एक जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है क्या, कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। एक हर एक राज्य की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। और दूसरा दोस्तों हम 51 ए के 7 में क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, कौन कौन सी, जैसे वन, झील, नदी और या फिर वन्य जीव हैं, उनका संवर्धन करना और उनका संरक्षण करना, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आता है हमारा मौलिक कर्तव्य में। किसमें आता है, मौलिक कर्तव्य में। तो मौलिक कर्तव्य में याद रखेंगे क्या, हम झीलों का संरक्षण और संवर्धन की बात करेंगे। बाकी डीपीएसपी में एक याद रखेंगे हम पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा संवर्धन के साथ साथ जीवों को भी सुरक्षा का प्रयास करना। उससे अगर संबंधित कुछ आर्टिकल और भी हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से आप तो 2 याद ही कर लिए, कौन, एक 48 का और एक 51 का कक्ष है। लेकिन उसके साथ हमारे संविधान में दोस्तों पर्यावरण के और भी अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। जैसे आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों, यानी अनुच्छेद 21 आप पढ़े हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमको ये भी देता है या ये बताता है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छ वातावरण में यानी प्रदूषण रहित या प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार देता है दोस्तों। हमारा कौन सा अनुच्छेद 21 देता है। तो आप एक आर्टिकल इसको भी याद रखेंगे कि हमारा जो आर्टिकल 21 है ये भी किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा हमने आपको बता ही दिया आर्टिकल 48 का, तो आप याद ही रखेंगे। तीसरा है दोस्तों आपका कौन सा 51A का 6 यानी 7, इसको भी याद रख लेंगे। इसके साथ साथ एक अनुच्छेद और भी याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 253 क्या कहता है। अनुच्छेद 253 ये कहता है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय शांति के या फिर समझौते होते हैं, जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौता या सम्मेलन होगा, इन सभी सम्मेलन को लागू करने से पहले पर्यावरण के लिए उसको संसद के भारत के अंतर्गत किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का जो अधिकार देता है, वो अधिकार ये देता है कि उन अधिकारों में पर्यावरण के मूल्यों को देखना और समझना पड़ेगा। यानी किसी भी शांति समझौते को आप लागू करिए, लेकिन पर्यावरण को मद्देनजर देखते हुए आपको करना पड़ेगा कि कहीं उससे पर्यावरण की कहीं भारी क्षति नहीं हो रही है या कहीं पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होने जा रहा है। उसको देखते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेशनल जो आपका जो संधि होगा आपको उसको देखना है। इसके साथ साथ अनुच्छेद एक और भी याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 246 ये क्या होता है। जब किसी भी दो राज्यों के बीच में कोई भी समझौता होगा, उन समझौते के बीच में यानी राज्यों के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, विधानमंडल के द्वारा जो भी विधियां जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, या दो राज्यों के बीच में कोई संबंध होगा दोस्तों, तो उन संबंधों को देखते हुए क्या करना है, हमको ये याद रखना है कि कहीं हमारा पर्यावरण का नुकसान तो नहीं हो रहा है। यानी या तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बात करेंगे 253, या फिर राज्य की बात किया जाए 246। इन दोनों चीजों में या तो समझौता हो या फिर दोनों देशों में कोई बंटवारा हो, शक्तियों का बंटवारा हो, तो उसमें अगर आपको देखना पड़ेगा क्या कि कहीं पर्यावरण की क्षति या कोई पर्यावरण का नुकसान तो नहीं हो रहा। इसको देखते हुए ही कोई शांति या समझौता हमको करना है। तो इस अनुच्छेद को यानी 4-5 अनुच्छेद को हमको कम से कम याद रखना है। अगला दोस्तों एक पॉइंट कभी कभी पूछ लेता हमसे, विशिष्ट और आधुनिक प्रदूषण के बारे में। अगर हमसे कभी पूछ ले कि बताइएगा विशिष्ट या आधुनिक प्रदूषण क्या होते हैं, तो वर्तमान में दोस्तों ई कचरा बहुत ज्यादा इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। ई कचरा क्या होता है, ई का तात्पर्य हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कचरा नहीं, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, जितने भी विकसित देश हैं या फिर जितने भी विकासशील देश हैं, अब उस लेवल पे बढ़ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे अगर किसी एक परिवार में कोई एक व्यक्ति फोन यूज कर रहा है, तो परिवार में अगर मान लीजिए 8 मेंबर हैं, 8 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, तो 6 के पास ही फोन हो, सबके पास फोन होगा, लैपटॉप या फोन होगा। और उसमें जो यूज करने वाला चार्जर होगा दोस्तों, या तो वो मान लीजिए बी टाइप यूज कर रहा है या तो वो सी टाइप का यूज कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 ही चार्जर की हम बात करते हैं, 2 चार्जर यूज कर रहा है। अब आप बताइए अगर घर में 6 लोग हैं और सबके पास अलग अलग फोन है, मान लीजिए कोई पतला पिन वाला जो चार्जर होता था उसको यूज कर रहा है, तो जितने लोग उतने प्रकार के चार्जर। वर्तमान में क्या कर दिया गया, देखिए वर्तमान में जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, कैमरा हो, कोई छोटा सा साउंड हो, कोई माइक हो या कोई फोन हो, यानी कोई भी चार्जेबल वस्तु या कोई सामग्री होती है दोस्तों, तो सब में ज्यादातर क्या हो रहा है, सी टाइप का प्रयोग किया जा रहा है। इससे क्या, इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम किया जा रहा है। सी टाइप चार्जर, उसी से आप टैबलेट चार्ज कर ले रहे हैं, उसी से आप फोन चार्ज कर ले रहे हैं, उसी से आप अपना कैमरा चार्ज कर ले रहे हैं, या फिर जो भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको आप क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ई कचरा कम हो रहा है। तो ई कचरा कम करने के लिए सरकारों के द्वारा बहुत सारी पॉलिसी या नीति बनाई जा रही है। ठीक है, तो ई कचरे के एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको एक बता दिया कि ई कचरा होता क्या है। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण भी दोस्तों विशिष्ट प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगला है आपका बायोकेमिकल, रेडियो एक्टिव रासायनिक फैक्ट्री के उसके अंतर्गत निकलने वाले जो भी वेस्ट होते हैं, तो ये सभी क्या है, ये सब आपके विशिष्ट और आधुनिक प्रदूषण है। इसको हम प्रदूषण वाले चैप्टर में इसको डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। अगला दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछ ले कि पर्यावरण के प्रकार क्या होते हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से समझिएगा। पर्यावरण एक आपका होता है भौतिक पर्यावरण और एक होता है जैविक। उसी में अगर आप देखा जाए तो अजैविक को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो जैविक अजैविक को मिलाकर एक पार्ट कहलाता है हमारा बायो।
बायोम एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बायोम हिस्सा दोस्तों आपका जल का हो सकता है, आपके स्थल का हो सकता है, आपका यानी जल स्थल किसी का हो सकता है, ठंडे प्रदेशों का हो सकता है, जैसे टुंडा प्रदेश वो भी एक प्रकार का बायोम ही होता है। तो आप याद रखिए दोनों को एक साथ मिलाने पर जो बनता है या जिसकी स्थापना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। किसे मिलाकर, जैविक और भौतिक दोनों चीजों को मिलाकर बनने वाला जो एक पार्ट होता है, एक भाग होता है दोस्तों, क्या कहलाएगा, हमारा बायोम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों जैविक के बारे में। जैविक के अंतर्गत आपके जो बायोटिक एनवायरमेंट वाली चीजें होती है वो शामिल होती हैं, आपकी वानस्पतिक जो चीजें होती है वो भी शामिल होती हैं, मानव शामिल हो जाएगा, आपका सूक्ष्म जीव और जितने भी जंतु होते हैं इन सभी को दोस्तों अगर शामिल कर लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, जैविक पर्यावरण कहलाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर भौतिक की बात किया जाए तो भौतिक में क्या होते हैं, मुख्य रूप से आप स्थल, वायुमंडल और जलमंडल तीन ही जानते हैं या तीन ही पढ़ते हैं। साथ साथ उसके एक और भी शामिल कर लिया गया है, जनमंडल। कौन सा, सॉरी, जीवमंडल। क्या है, जीवमंडल या फिर जैवमंडल ये होता है, जिसके अंतर्गत पादप और जीव जंतुओं को शामिल कर लिया गया है जैवमंडल के अंतर्गत। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे स्थल मंडल या वायुमंडल या फिर आपके जलमंडल से संबंधित चीजों को रखा गया है, उनको कौन कौन से, उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जलमंडल। अभी हमने आपसे कहा कि स्थल मंडल यानी पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल का एक बड़ा भाग होता है, कौन कौन सा, आपके पर्वत, मैदान, मरुस्थल या पठार। तो बहुत सारे पर्वत है, मैदान है, पठार है, उन सभी को शामिल कर लिया जाएगा तो सब स्थल मंडल के अंतर्गत हो जाएंगे। वायुमंडल में दोस्तों क्या है, हमने एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे लिखा, इसको हम क्लियर यहाँ कर लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने क्या लिखा, ई आई मोस्ट, MOST। ये दोस्तों क्या है, इसको अगर क्रम से देखा जाए तो इस क्रम में नहीं, इसको उल्टे क्रम में लिखा गया है, EI मोस्ट। यानी आप देखेंगे ये क्षोभ मंडल से लेके आपका बहिर्मंडल तक का एक लेयरों का क्रम है जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो अगर इसको बात देखा जाए, टी से क्या होता है दोस्तों, तो टी होता है ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यानी आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका होता है बहिर्मंडल। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्रम ही याद मिल जाएगा। दोस्तों होता क्या है, ओजोन मंडल कोई विशेष परत नहीं होती, ये मध्य मंडल यानी कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच के भाग के पाए जाने वाले प्रकार की परतें होती हैं जिसको हम ओजोन मंडल के अंतर्गत रखते हैं। इन मंडलों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस मंडल की कितनी हाइट होती है, किसमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा कि वायुमंडल के अंतर्गत यानी कि क्षोभ मंडल से लेकर बहिर्मंडल के अंतर्गत भी चीजों को शामिल कर लिया गया है, तो इसको याद रखना है। जलमंडल में दोस्तों आपकी नदी, झील, झरना, तालाब, समुद्र, इन सभी को जलमंडल के अंतर्गत शामिल किया गया है, रखा गया है, जो कि भौतिक पर्यावरण का एक बहुत ही बड़ा दोस्तों क्या होता है, हिस्सा होता है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको केवल पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण का अधिनियम और पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है इसको पढ़ेंगे। इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो इससे बनने वाले हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पर्यावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, तो पर्यावरण को संकेतित करने के लिए कोई चिन्ह बनाया गया है, तो उसका एक चिन्ह होता है, यानी कैसे आप समझ पाएंगे कि पर्यावरण के लिए अच्छा है या पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए कोई ना कोई एक सिंबल या कोई ना कोई एक प्रतीक, तो इसमें पर्यावरण को सूचित या चिन्हित करने के लिए दोस्तों एक चिन्ह सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, इको मार्क के नाम से। किसको, इको मार्क कहते हैं। इको मार्क क्या बताता है दोस्तों, इको मार्क ये बताता है कि जितने भी पर्यावरण उपभोक्ता हैं उनके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। क्या है, अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है, ये क्या करता है, इको मार्क हमको क्या करता है, सांकेतिक चिन्ह के रूप में बताता है। यानी जिस पर इको मार्क लगा रहेगा उससे ये हम समझ जाएंगे कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा सेशन रहा, कैसा रहा और आपके लिए इसको कमेंट करके बताइएगा। अगले टॉपिक पे दोस्तों इससे संबंधित जितने भी बनने वाले क्वेश्चन होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको हम शामिल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।